हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी, हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे राजपूत स्टेट्स की। तो देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे राजपूत स्टेट की। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रतिहार के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में। अब जो प्रतिहार एम्पायर है, जब उसका ब्रेकअप होता है तो वहीं से ये जो राजपूत जो स्टेट है, उसके अलग अलग छोटे छोटे जो क्लान होते हैं, वो आपका वहाँ से ही उनकी जो इमरजेंस है, उनकी जो स्टार्टिंग है, फाउंडेशन है, वो वहीं से है कि जैसे जो प्रतिहार एम्पायर टूटने लगता है तो वहाँ पर जो राजपूत क्लैन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। जो छोटी छोटी प्रोविंसेस होती हैं उनके अंडर। तो इस लेक्चर में हम पूरा राजपूत स्टेट्स और उनके जो बहुत सारे जो वेरियस क्लैंस थे उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जानते हैं हम बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की और अच्छी वीडियोस के लिए। So there was an expansion of aggressive and the expansionist Turk tribesmen in the northwestern India whose main mode of warfare was the rapid advance and the retreat। जैसे कि हमें पता है, हम हर बार सबसे पहले यही कवर करते हैं किसी भी लेक्चर में, कि जो बाहर से अगर कोई कभी भी जब भारत देश में आता था तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता था आने का, बस एक ही रूट था, वो था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। क्योंकि नीचे सी रूट से लोग आते ज़रूर थे, लेकिन वो सिर्फ ट्रेड के लिए आते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी उस समय किसी के पास नहीं थी कि वो सी रूट के रास्ते इन्वेड कर सके इंडिया के अंदर। तो एक ही जगह बसती है, वो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो जो टर्क्स थे, जो ट्राइमेंस थे, जो सेंट्रल एशिया से होते हुए आ रहे थे, इस समय वो क्या कौन सी पॉलिसी अपना रहे थे? एग्रेसिव और एक्सपेनिस्ट, मतलब वो अटैक करते थे और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते थे। अब वही वो चीज़ कहाँ करना चाह रहे थे? वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड करना चाह रहे थे। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुज्जर प्रतिहार इन नॉन वेस्टर्न इंडिया लेड टू अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब मैंने आपको बताया, पहले तो ये जब आते थे, अरब उधर से अटैक करते थे नॉर्थ वेस्ट की साइड से, या टर्क अटैक करते थे, तो क्या होता था कि जो गुज्जर प्रतिहार थे वो उनको हमेशा रोक दिया करते थे वहाँ से आने से। क्योंकि गुज्जर प्रतिहार का एरिया कौन सा था? वो नॉर्थ वेस्ट वाला ही था, वो जो गुजरात और जो राजस्थान वाला एरिया। लेकिन अब जब उनका डिसइंटीग्रेशन होने लगा तो जो बाहर के जो लोग थे, उनको जो फॉरनर्स थे, उनको क्या मिल गया? उनको एक मौका मिल गया इंडिया में एंट्री करने का। तो इस समय जब जो गुज्जर प्रतिहार जो एम्पायर है, जब ये डिसइंटीग्रेट वाले अपने मोड पर थी, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को वहाँ पर देखा गया, ठीक है ना। पॉलिटिकली सब कुछ बहुत ही अनस्टेबल हो चुका था। तो यहीं पर ही जो कुछ बाहर की जो फॉरनर्स होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब कौन आ जाते हैं? जैसे ही प्रतिहार जाते हैं तुरंत आ जाते हैं राजपूत, ठीक है। तब एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, पृथ्वीराज चौहान, जो राजपूत स्टेट से बिलोंग करते थे, उनके बारे में हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का अगर हम टाइम की बात करें तो 1178 से 1192 का इनका टाइम था। इन्होंने वैसे तो काफ़ी सारा जो नॉर्थ का जो पार्ट था, नॉर्थ इंडिया का पार्ट था, उस पर रूल किया है, लेकिन जो बहुत ही फेमस 2 जगह है वो है दिल्ली और आगरा, ठीक है। इन्होंने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी हैं और ये बैटल हिस्ट्री में जानी जाती हैं, तो आप इन बैटल को ज़रूर याद रखना। पहली बैटल थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये बैटल हुई थी, जिसमें जो मोहम्मद गौरी थे वो हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जी इसमें जीत गए थे। सेकेंड बैटल होती है फिर तराइन की 1192, उससे ही अगले साल में। ये भी किसके बीच में होती है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जो मोहम्मद गौरी होते हैं, ठीक है, वो हार जाते हैं, ठीक है, सेकेंड बैटल में। दिस किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब सेकेंड बैटल में जो मोहम्मद गौरी होता है वो हार जाता है, वो सॉरी जीत जाता है, तो अब वो जो सारा का सारा जो दिल्ली का पार्ट था जिसपे अभी चौहान डायनेस्टी का रूल था, वो किसके पास पहुंच गया? अब वो मोहम्मद गौरी के हाथों में आ गया। मोहम्मद गौरी इंटरेस्टेड द पोजीशन अंडर द कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, मोहम्मद गौरी यहाँ पर आता ज़रूर था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अटैक किया, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुके और लूट पाट करके यहाँ से वापस चले गए। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होती थी कि उन्हें इस कंट्री पे कोई यहाँ का रूलर बन के रहना है या यहाँ पर कोई रूल करना है, ऐसी उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती थी। मेन इंटेंशन ये थी कि बस यहाँ से जो भी खजाना है उसको लेके अपने साथ जाना। तो वो अपने एक स्लेव को छोड़ जाते हैं जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और बाद में चल के जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं वही आगे चल के स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं,
ठीक है, और दिल्ली जो सल्तनत है उसको आगे इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बाकी लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपका एक जो बेस है वो क्लियर कर दिया है। तो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में इतना ही है कि वो दिल्ली पे रूल कर किया है, उन्होंने आगरा पे किया है, बाकी जो और इसके आसपास के पार्ट्स थे वहाँ पर भी किया है, लेकिन ये दो जगह इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखनी है। दो बैटल होती है इनकी मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें जो फर्स्ट बैटल में ये जीत जाते हैं और सेकेंड बैटल में इनकी डिफीट हो जाती है, और उसके बाद जो दिल्ली होता है वो मोहम्मद गौरी के हाथ में पहुंच जाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी वहाँ पर खुद रूल ना करके अपने स्लेव को छोड़ जाते हैं, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और आगे चल के पूरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत यही करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये पृथ्वीराज चौहान जी की छोटी सी स्टोरी थी, जो आगे जब हम क्लैन पढ़ेंगे तो उसमें हमें काम आएगी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है जयचंद गढ़वाल, ठीक है ना, ये राठौर क्लैन से बिलोंग करते थे, एंड ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो इनकी जो डिफीट थी वो भी किसके हाथों हुई थी, मोहम्मद गौरी के हाथों हुई थी इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो ये आप याद रखना है कि बैटल ऑफ चंदावर कब हुई थी, 1194 में हुई थी, जयचंद गढ़वाल, ठीक है। और कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, ये राठौर क्लैन से बिलोंग करते थे। अब आगे बढ़ते हैं राणा कुंभा जी के बारे में। इनके टाइम की बात करें तो 1433 से 1468 की इनके बीच के टाइम था इनका। काफ़ी फेमस रूलर थे ये मेवाड़ के, एंड ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी, और इन्होंने मोहम्मद खिलजी को हरा दिया था, और उनको हराने के बाद इन्होंने एक टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था, जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। और ये कहाँ बनवाया था, ये चित्तौड़ में बनवाया था। आगे चल के इन्हीं के सक्सेसर के रूप में हम जानेंगे राणा संगा को और राणा प्रताप जी को, ठीक है। तो दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये राजपूत डायनेस्टी के। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, राणा कुंभा, ठीक है, और जो बहुत ही फेमस और मेवाड़ के रूलर थे। मोहम्मद खिलजी को इन्होंने हरा दिया था, और उसी में की याद में इन्होंने जो टावर ऑफ विक्ट्री है, जिसे हम विजय स्तंभ बोलते हैं, वो चित्तौड़ में बनवाया था। आगे चल के इनके सक्सेसर को देखेंगे तो देखिए जस्ट इनके बाद ही नहीं आ गए थे, जो राणा संगा जी और राणा प्रताप जी है वो जस्ट इनके बाद नहीं आए थे, काफ़ी टाइम बाद आए थे, लेकिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेसर हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से इसको मेंशन करने की कोशिश की गई है। अब हम पढ़ेंगे महाराणा संगा जी के बारे में। इसमें जो टाइमलाइन है वो है 1508 से 1528। तो राणा संगा जो मेवाड़ के थे वो बिलोंग करते थे बेसिकली सिसोदिया क्लैन से। जैसे कि मैंने आपको बताया राजपूत स्टेट में अलग अलग क्लैंस होते थे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा अभी जो जयचंद के बारे में पढ़ा, तो वो राठौर क्लैन से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर जो राणा संगा है वो मेवाड़ से बिलोंग करते थे, और कौन से क्लैन से, सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते थे। और इनके कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे कौन थे, इब्राहिम लोधी और बाबर, ठीक है। मतलब जब इनका रूल चल रहा था तो बाकी जो और दूसरा जो पार्ट है नॉर्दर्न इंडिया का, वहाँ पर इब्राहिम लोधी और बाबर का भी रूल चल रहा था। आपको पढ़ेंगे भी कि इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक फाइट होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, जो 1526 में हुआ था। द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा संगा। तो देखिए जैसे ही जो बाबर होता है वो इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं, जो ये बाबर होते हैं ये इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। इसके बाद कब बताया था मैंने, 1526 में होता है, और ये तुरंत अब जो बाबर होते हैं वो कहाँ पर आता है, वो बैटल ऑफ खानवा को लड़ने के लिए आते हैं 1527 में, और किसके साथ, राणा संगा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बैटल होती है, जिसमें जो बाबर होते हैं वो जीत जाते हैं, और जो राणा संगा जी होते हैं इसमें उनकी डिफीट हो जाती है। और कहीं ना कहीं अब जो स्टैब्लिशमेंट जो देखा जाता है वो मुगल रूल का आ जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप जी की। इसमें 1527 से 1597 का ये पीरियड था, और राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ बिलोंग टू द सिसोदिया राजपूत, ठीक है। तो ये भी किससे बिलोंग करते थे, सिसोदिया क्लैन था राजपूतों का, उन्हीं से बिलोंग करते थे ये, और इनके कंटेम्प्रेरी थे अकबर। तो ठीक है, तो आपको टाइम समझ आ रहा होगा, जब हमने अभी पिछले वाले जो रूलर है उनकी बात करी तो वो किसके टाइम पे थे, वो बाबर के टाइम पे थे। और जो महाराणा प्रताप जी इनका टाइम कौन सा है, ये इनका टाइम है अकबर के साथ वाला, तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। When Akbar sent an invoice in making Rana Pratap as a vassal and submitting to Akbar, Rana refused and the battle of Haldighati was fought on 1576, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो अकबर होते हैं वो अपने कुछ राजदूत वगैरह को भेजते हैं जो राणा प्रताप होते हैं उनके पास, कि आप मेरे वेसल बन जाओ, जैसे सामंत होते हैं ना, आप मेरे से सामंत बन जाओ और मेरे आगे सबमिट कर दो। लेकिन जो राणा प्रताप जी होते हैं वो क्या कर देते हैं, इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, वो कंप्लीटली इस चीज़ से मना कर देते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर एक बैटल होती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और ये बैटल अपने आप में काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इतिहास में जानी जाती है। ये बैटल होती है आपकी 1576 में, और अकबर इस बैटल को खुद ना लड़के अपने एक मिनिस्टर को भेजते हैं जिनका नाम होता है राजा मान सिंह, ठीक है। ये जो अंबर है उसके राजा होते हैं ये राजा मान सिंह फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये जाते हैं महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए, और इसमें जो महाराणा प्रताप की जो आर्मी होती है वो डिफीट हो जाती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मुगल है वो जीत जाते हैं।
अब हम जानेंगे द राजपूत स्टेट। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी उतनी मैंने आपको बता दी है। अब देखेंगे जो राजपूत स्टेट्स हैं ये बनते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रतिहार जो एम्पायर थी, जो गुजरात और राजस्थान वाले पार्ट में थी, अब जब उसका ब्रेकअप होना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं वहीं से फॉर्मेशन होती है राजपूत स्टेट्स की। इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट जो राजपूत स्टेट रहे हैं गढ़वाल ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज में थे, ठीक है ना, पारमार ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर, कलचूरी नियर जबलपुर, चंदेला इन बुंदेलखंड, चालुक्य ऑफ गुजरात एंड तोमर ऑफ दिल्ली। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो राजपूत जो रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत बड़े पेट्रोनाइज थे, काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया उन्होंने हिंदू धर्म को। और जो जैन धर्म था ऐसा नहीं था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, बल्कि उसका भी कुछ हद तक एक्सपेंशन देखा गया है उनके टाइम में। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये हिंदुइज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे, इस वजह से जो वर्ण सिस्टम था वो वापस से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगा था। जैसे कि और इसी वजह से जो ब्राह्मण्स थे उनका जो प्रिविलेज था अब वो पहले से और ज़्यादा बढ़ गया था। जब हमने अपने पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनमें पढ़ा था कि जो वर्ण सिस्टम क्या है, तो वर्ण सिस्टम में हमने जाना था कि जो सबसे ऊपर जो रखा जाता था वो ब्राह्मण्स को रखा जाता था, फिर क्षत्रियास को, उसके बाद फिर वैश्यास और फिर शूद्र, इस तरह से माना जाता था। अब जब यहाँ पर वर्ण सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया तो ज़्यादा जो अब जो पूजनीय हो गए वो ब्राह्मण हो गए, उनका प्रिविलेज बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो ये एक चीज़ थी जो राजपूत स्टेट के टाइम पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो एक जो कास्टिज्म था फिर से वापस से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। अब बात करते हैं द चौहान्स ऑफ अजमेर की। ये दूसरा क्लैन है राजपूतों का। द चौहान्स वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द गुर्जर प्रतिहार। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये चौहान्स थे ये फ्यूडेटरीज थे किसके, गुर्जर प्रतिहार के। जैसे कि मैंने बताया कि जो कोई भी जो किंग है वो अपने पूरे एम्पायर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो अपने सामंत बैठा देता है जगह जगह जहाँ भी एरिया जीतता है। तो उन्हीं में से गुर्जर प्रतिहार के एक सामंत में से चौहान भी थे। एक किंग थे अजयराज चौहान, ठीक है। यही जो आगे चल के जिस सिटी को हम अजमेर के नाम से जानते हैं, तो अजय राज ही उस सिटी के फाउंडर होते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अजय मेरू के नाम से। आगे चल के उसी सिटी को हम अजमेर के नाम से जानते हैं। इन्हीं के सक्सेसर आते हैं अजयराज के विगराज, ठीक है ना। और ये तोमर जो किंग्स होते हैं, जो तोमर किंग होते हैं, उनके पास उस टाइम पे दिल्ली होती है और दिल्ली का पुराना नाम होता है दिल्ली का। तो ये चौहान होते हैं अजमेर के, जिसमें जो विग्रराज होते हैं वो इस दिल्ली का को छीन लेते हैं, तोमर किंग से जीत लेते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान द डायनेस्टी वॉज वीकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वीराज जो चौहान के बारे में जब हमने पढ़ा कि वो किस तरह से जब मोहम्मद गौरी से मतलब उनकी डिफीट हो जाती है, जब उनके बीच में फाइट होती है, तो कहीं ना कहीं अब जो उसका फर्क था वो उनकी डायनेस्टी पे पड़ता है। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो बहुत ही हम कहेंगे कि एक ब्रेव और एफिशिएंट और एबल रूलर थे, लेकिन जब उनकी हार हो जाती है तो उनकी जो पूरी डायनेस्टी होती है वो वीक पड़ जाती है और इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं, बाकी रूलर्स उठा लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही जो पृथ्वीराज चौहान जी की जो डायनेस्टी होती है वो वीक हो जाती है, चौहान डायनेस्टी वीक हो जाती है, तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी, मैंने आपको बताया कि जो मोहम्मद गौरी है वो जीत जाते हैं और वो अपने एक जो उनके स्लेव होते हैं उनको छोड़ जाते हैं यहाँ पर, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आगे चल के जो चौहान डायनेस्टी थी उसका यहाँ पर दी एंड हो जाता है और फिर कौन आ जाती है, स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, जिसको कंट्रोल करते हैं आगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम जानते हैं द तोमर्स ऑफ दिल्ली, जो और दिल्ली में जो दूसरा जो क्लैन आता है तोमर्स का, ठीक है। ये भी फ्यूडेटरीज थे प्रतिहार के, ठीक है। इन्होंने ही जो दिल्ली सिटी है इसको इस्टेब्लिश किया था 736 एडी में। और ड्यूरिंग 9 to 12 सेंचुरी द तोमर्स ऑफ दिल्ली रूल, जो उनका पार्ट था जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो रूल किया वो दिल्ली वाला पार्ट था। और दिल्ली उस समय सिर्फ दिल्ली ना होके बल्कि उसके अंदर हरियाणा भी आता था। दिल्ली और हरियाणा पूरा मिलके जब दिल्ली बनता था, तो जो महिपाल तोमर थे उन्होंने थानेश्वर, हंसी, नागरकोट इन सब जगह को भी कैप्चर कर रखा था अपनी उस तोमर डायनेस्टी के अंदर। लेकिन बाद में जब चौहान आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट अभी जो हमने डिस्कस किया कि उसमें विग्रराज आते हैं, वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं तोमर से, ठीक है। तो यहाँ पर वही होता है कि जो चौहान थे वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं 12th सेंचुरी के मिडिल में, और जो तोमर होते हैं अब वो वापस से किसके फेडरेटरीज बन जाते हैं, चौहान के। मतलब जो काम अभी वो प्रतिहार के लिए कर रहे थे कुछ टाइम पहले, अब वो चौहान के अंडर आके उनके फेडरेटरीज बन जाते हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ की। तो देखिए जो मेवाड़ है वो राजस्थान का जो स्टेट है, वहाँ पर नीचे यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा ब्लू वाला जो पार्ट है ये पूरा मेवाड़ है, ठीक है। ये नीचे पड़ता है राजस्थान के साउथ में, तो ये मेवाड़ वाला पार्ट है जिसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। तो ये रीजन था साउथ सेंट्रल राजस्थान वाला। इसके अंदर अगर बात करें उस समय जो ये वाला जो मेवाड़ था उस समय इसके अंदर भीलवाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये जितने भी आपको इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे किसके अंडर आते थे, मेवाड़ के अंदर आते थे पूरा मिलके। जब ये राजपूत रूल मेवाड़ किंगडम बनता था, या फिर इसे हम उदयपुर भी बोलते थे। इसी एरिया को जो अकबर होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। जो चित्तौड़गढ़ होता है उस समय वो मेवाड़ की कैपिटल होती है। और 1568 में जो अकबर होता है वो चित्तौड़गढ़ को कैप्चर कर लेते हैं
ठीक है, और उसको अपनी जो मुगल एम्पायर होती है उसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको मैप दिखा दिया है कि मेवाड़ कहाँ पर था, और जो चित्तौड़गढ़ है वो मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी। अब बात करते हैं मारवाड़ की। तो देखिए इन 1194 जो मोहम्मद गौरी होते हैं वो डिफीट कर देते हैं जयचंद ऑफ कन्नौज को। जयचंद कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? राठौर क्लैन से बिलोंग करते थे। आगे चल के जो इन्हीं के डिसेंडेंट होते हैं शिव जी, वो एक सिटी को स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है मंदौर सिटी। ये मारवाड़ में ही करते हैं। जोधपुर स्टेट को फाउंड किया गया था 13th सेंचुरी में, और इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? राठौर क्लैन वाले ही लोग थे। जो राठौर क्लैन था जो राजपूत से बिलोंग करता था, और ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये जो जोधपुर में जो ये राठौर जो क्लैन वाले जो राजपूत थे, ये अपने आप को किसका डिसेंडेंट बताते हैं? ये बताते हैं गढ़वाल किंग का। गढ़वाल किंग कौन थे? जो कन्नौज पर रूल करते थे। तो ये अपने आप को गढ़वाल डायनेस्टी से बताते हैं। The Rathore rulers of the Indian princely state of Jodhpur were an of Asian dynasty established in the 18th century। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने आप को 18th सेंचुरी के आसपास इस्टेब्लिश कर लिया था काफ़ी पहले ही। However, the dynasty fortune were made by the राव जोधा, और इनका जो फर्स्ट रूलर है राठौर डायनेस्टी के, बताया जाता है कि वो राव जोधा थे। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन आता है कि जो राठौर डायनेस्टी है जोधपुर में 1459 के टाइम पे उनके फर्स्ट रूलर कौन थे, तो वो थे राव जोधा। ठीक है, तो ये इनके फर्स्ट रूलर थे राठौर डायनेस्टी के, वो राव जोधा थे, और अपने आप को ये किसके डिसेंडेंट बताते थे? कि गढ़वाल डायनेस्टी के जो कन्नौज पर रूल करते थे। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम राठौर क्लैन की। ये मारवाड़ का मैप है पूरा, ये पूरा ही राजस्थान है। ठीक है ना, और इसमें दिखाया हुआ है कि आपका मेवाड़ इधर था ये पूरा। ठीक है, और ये आपका मारवाड़ था जहाँ पर आपके राठौर क्लैन के बारे में मैंने आपको अभी बताया। जयचंद गढ़वाल राठौर के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी फेमस रूलर थे मेवाड़ के, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये डिफीट करते हैं मोहम्मद खिलजी को। ठीक है, और उसी के चक्कर में फिर ये मतलब उसके चक्कर में नहीं, उन्हीं की अपनी जो याद में ये टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ बनवा देते हैं चित्तौड़ में। ठीक है, और आगे चल के इन्हीं के सक्सेसर होते हैं राणा संगाजी, और जो महाराणा प्रताप जी थे वो इन्हीं के आगे चल के सक्सेसर बनते हैं। इनके बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि कौन कौन सी बैटल होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर इतना ही बहुत है, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में आपको लेक्चर में इनके बारे में बता दिया है। द चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, अब हम चंडेलास के बारे में बात करते हैं जो बुंदेलखंड के थे। ये स्टैब्लिश करते हैं अपने आप को 9th सेंचुरी में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फाउंडर के इस डायनेस्टी के, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे हर्षदेवा। ठीक है, वो फाउंडर थे जो चंडेल डायनेस्टी थी बुंदेलखंड की उसके। बुंदेलखंड को जेज का भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था उस समय। ठीक है, महोबा इसकी कैपिटल हुआ करती थी, और उस समय जो चीफ थे वो कौन थे? यशोवर्मन थे। कलिंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट हुआ करता था इनका, और जो चंदेलास थे उन्होंने एक बहुत ही फेमस महादेव का जो टेम्पल था कंदारिया टेम्पल, उसको बनवाया था। और भी जो इनके दूसरे जो खजुराहो के जो टेम्पल थे वो बहुत फेमस है। हिस्ट्री में हम जब भी आर्ट और कल्चर में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं जो खजुराहो के जो मध्य प्रदेश में टेम्पल हैं, ठीक है ना, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और बार बार हम उनके बारे में पढ़ेंगे। विद्याधरा इज नोटेड फॉर हैविंग कमीशन द कंदारिया महादेव टेम्पल। ठीक है, तो जो विद्याधर है उन्होंने ही ये जो कंदारिया महादेव टेम्पल थे इनको बनवाया था। और जो पारमल थे वो लास्ट चंडेल रूलर थे, उन्हीं को डिफीट कर देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जो पारमाल जो लास्ट चंदेल रूलर थे उनको डिफीट कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आगे चल के फिर जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हर्षदेव थे। बुंदेलखंड को जेज का भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। जो चंडेल थे उनकी कैपिटल महोबा थी। इम्पॉर्टेंट फोर्ट कलिंजर था, और ये फेमस था अपने जो कंदारिया महादेव टेम्पल थे, और जो खजुराहो के जो दूसरे जो टेम्पल थे उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस। ये है आपका कंदारिया महादेव टेम्पल। ठीक है, जो चंडेल जब डायनेस्टी का जो रूल था उस समय इस टेम्पल को बनवाया गया था। अब बात करते हैं द पारमार्स ऑफ मालवा। ये अपने आप को बताते थे अग्निवंशी राजपूत डायनेस्टी से। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात करें तो 9 से 10 सेंचुरी के बीच में इनका इस्टेब्लिशमेंट देखा गया है, और ये वेसल थे किसके? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी में इन्होंने एक तरह से जो वेसल थे उनका, वही जैसे हम बोलते हैं हर बार जागीरदार या फिर सामंत की तरह काम किया था। इनकी जो कैपिटल थी वो धार थी। भोज वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर इन देयर पीरियड, और इनके टाइम पे जो भोज थे वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। द लेटर परमार रूलर मूव देयर कैपिटल टू मांडू आफ्टर धार। जैसे कि हमने पढ़ा भी कि जो धार इनकी कैपिटल थी, लेकिन बाद में जो लेटर परमार रूलर्स आते हैं वो अपनी कैपिटल को मांडू में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार बहुत ज़्यादा इन पर अटैक होने लगे थे, तो उस चीज़ से सिक्योर होने के लिए इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी उसको मांडू शिफ्ट कर दिया था। The Mahaldeva, the last known Parmar king, was defeated and killed by the forces of Alauddin Khilji। जो लास्ट जो रूलर थे परमार के, जो परमार ऑफ मालवा थे महालदेवा,
उनको डिफीट कर दिया था और फिर बाद में उनको किल भी कर दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो फोर्सेज होती है वो उनको डिफीट कर देती है। तो देखिए अब अगर आपको ना टाइम से पता चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं वो कब आते हैं, वो जब दिल्ली सल्तनत का टाइम भी खत्म हो जाता है तब आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने बाद के रूलर है ये, ठीक है। हम भले ही राजपूत स्टेट को एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ एक बहुत ही लंबे टाइम की पढ़ रहे हैं हम, है ना। एक काफ़ी लॉन्ग पीरियड है जिसमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे दूसरे रूलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये कोई ऐसे नहीं है कि 2-3 साल में खत्म हो गई, बल्कि बहुत एक लंबे टाइम वाली है ये, ठीक है। तो इनके लास्ट रूलर होते हैं परमार किंग महालदेव, ठीक है। इनको डिफीट और किल कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं द चालुक्याज ऑफ गुजरात। जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसका जो रूल था वो गुजरात और राजस्थान वाले वेस्टर्न इंडिया में था उस समय। और टाइमिंग की बात करें तो 940 से लेकर 1244 ईसी तक इनका टाइम था। दियर कैपिटल वाज लोकेटेड एट अहिल्याबाद, ठीक है ना। तो ये जो अनाहिलाबाद जो इनकी कैपिटल शिफ्ट थी, जो अब मॉडर्न पटन है, ठीक है। मूलराज फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। और ड्यूरिंग द रूल ऑफ भीमा फर्स्ट महमूद ऑफ गजनी प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल। और चालुक्य डायनेस्टी में जब जो रूलर जो टाइम चल रहा था, वो जब भीमा फर्स्ट जो किंग थे उनका चल रहा था, तो उन्हीं के टाइम पे जो महमूद ऑफ गजनी होते हैं वो सोमनाथ टेम्पल पे बार बार अटैक करते हैं उसको लूटने के लिए। तो ये सब किसके टाइम पे हो रहा था, जो भीम फर्स्ट जो किंग थे उनके टाइम पे हो रहा था। मूल राज इज सेट टू हैव बिल्ट मूल वस्ती का टेम्पल फॉर दिगंबर जैन। जो मूल राज थे, जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, उन्होंने ना केवल इस डायनेस्टी को फाउंड किया बल्कि बहुत ज़्यादा जो दूसरे जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको भी बनवाया, जिनमें से एक बहुत ही फेमस टेम्पल है मूलवस्ती का टेम्पल। ये इन्होंने दिगंबर जैन के लिए बनवाया। और दूसरा है द मूलवनाथ जीन देव टेम्पल, ये उन्होंने श्वेतांबर जैन के लिए बनवाया। दिगंबर और श्वेतांबर जैन कौन से होते हैं, ऑलरेडी में जो जैन का जो लेक्चर था मैं उसमें कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। श्वेतांबर यहाँ पर वो होते थे जो वाइट क्लोथ्स को पहन के रखते थे, और दिगंबर जो न्यूड रहते थे, ठीक है ना। मतलब वो उनके लिए क्लोथ वगैरह कोई मायने नहीं रखता था, तो वो बिना क्लोथ के रहते थे। और श्वेतांबर जो वाइट क्लोथ, ठीक है। श्वेतांबर थे वो कौन थे, जो नॉर्थ में रह गए थे, और दिगंबर वो थे जो साउथ में चले गए थे, ठीक है। The Dilwara temple and the Modhra Sun temple have constructed during the reign of Bhima first। तो जो दिलवारा जो टेम्पल है और जो मोधरा जो सन टेम्पल है वो किसके टाइम पे बनवाया गया था, भीम फर्स्ट के टाइम पे ही बनवाया गया था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो महमूद ऑफ गजनी है, क्वेश्चन बन जाता है कि महमूद ऑफ गजनी ने किसके टाइम पे सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। तो वो भीम फर्स्ट ही थे, उन्हीं के टाइम पे जो महमूद ऑफ गजनी है उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। रानी की वाव वॉज कमीशन बाय क्वीन उदयमती, ठीक है। तो जो रानी की वाव है उसको किसने बनवाया था, क्वीन उदयमती ने बनवाया था। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये है रानी की वाव, ठीक है, जिसे क्वीन उदयमती ने बनवाया था। ये भी एक खास चीज़ है, एक खास आर्किटेक्चर है जो हमें देखने के लिए मिलता है चालुक्य के टाइम का। तो ये रानी की वाव है, ये एक स्टेप वेल है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। ये बाकी टेम्पल्स है जो चालुक्य के टाइम पे बनवाए गए थे, जिसमें सन टेम्पल है और ये दूसरा जो दिलवारा टेम्पल है। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है पिक्चर के थ्रू कि उन समय का आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था, ठीक है। तो ये था हमारा चालुक्य ऑफ गुजरात के बारे में। अब हम अपने दूसरे क्लैन की तरफ बढ़ते हैं, द कलचुरीज ऑफ त्रिपुरी, ठीक है ना। तो ये लास्ट है द कलचुरीज ऑफ छेदी। अगर इसकी बात करें तो उस समय इसमें हमारा कुछ पार्ट राजस्थान का आता था, महाराष्ट्र का आता था, मध्य प्रदेश का आता था, ठीक है। तो तब जाके ये जो कलचुरी ऑफ त्रिपुरी है ये पूरा बनता था। तो इसमें जो सेंट्रल इंडिया मेनली मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से पार्ट उस समय इसमें इंक्लूड थे। तो ये 7 से 13 सेंचुरी का टाइम है। इनकी जो कैपिटल थी वो तिरुपुरी थी, जो जबलपुर के पास थी, ठीक है। किंगडम सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कब था, जब टाइम चल रहा था यहाँ पर किसका रेन की बात कर रहे हैं, लक्ष्मीकर्ण, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे जो ये किंगडम था ये बड़े अच्छे से, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल था। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था चक्रवर्ती, ठीक है। चक्रवर्ती उस समय वो राजा अपने आप को टाइटल देते थे जो ऐसा क्लेम करते थे कि वो पूरी दुनिया को जीत लेंगे, मतलब पूरे भारत को वो जीत लेंगे, ठीक है। आफ्टर मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट सेवरल नेबर किंगडम्स, क्योंकि वो जो उनके आसपास के जो किंगडम थे उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन वगैरह चला रखे थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को चक्रवर्ती जो टाइटल है वो दिया था। इन्हीं के टाइम पे जो कर्ण टेम्पल है उसको बनवाया गया था अमरकंटक में। अमरकंटक एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, तो वहीं पर ये जो कर्ण टेम्पल है इसको बनवाया गया था। और ये किसने बनवाया था, लक्ष्मी कर्ण ने ही बनवाया था। और इनका जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1041 से लेके और ये आपका 1073 जो सी है तब तक इनका टाइम पीरियड रहा है। और यहीं पर ही बस इनकी जो डायनेस्टी है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर यही है। और बाकी के इन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया, तो इन्होंने कर्ण टेम्पल बनवाया अमरकंटक, जो कि हिल स्टेशन है अमरकंटक मध्य प्रदेश में।
तो वहीं पर ही आपको ये टेम्पल दिखाई देगा। तो ये राजपूत स्टेट जो पूरा टॉपिक है उसमें कितने क्लैन थे, ठीक है ना, कौन से रूलर कितनी इंपॉर्टेंट थी, किसकी बैटल किसके साथ होती है, तो यहाँ हमने इस लेक्चर में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमने वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।